फ्रेंड्स, वेलकम टू रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था एसजेएफ का नॉन प्रिमिटिव वाला केस। ठीक है, अब हम देखेंगे एसजेएफ के प्रिमिटिव वाले केस में न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेगा। हमने एग्जांपल सेम लिया है, इसी को हमने नॉन प्रिमिटिव से सॉल्व किया था प्रीवियस वीडियो में। अब हम इसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे प्रिमिटिव के केस में। ठीक है, और ये जो एसजेएफ प्रिमिटिव है इसको हम एसआरटीएफ भी कहते हैं। एग्जाम में यदि एसजेएफ प्रिमिटिव आए, ठीक है, एसजेएफ प्रिमिटिव आए या फिर एसआरटीएफ आए तो आपको यही प्रिमिटिव वाला कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, एसआरटीएफ का फुल फॉर्म है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। गेन चार्ट मेन है, यदि गेन चार्ट आपको बनाते आ गया तो बाकी तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। हमको एक प्रोसेस नंबर दिया है, प्रोसेस आईडी गिवन है, अराइवल टाइम गिवन है और बर्स्ट टाइम गिवन है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि कौन सा प्रोसेस कब अराइव हुआ। ये गेन चार्ट है, ठीक है, 0 पर P4 आ गया है रेडी क्यू में। 1 मिली सेकेंड पर कौन आया, 1 मिली सेकेंड पर P3। ये टाइमिंग लिखा हुआ है उसका, अराइवल टाइम। ये टाइमिंग गिवन है कि कब कौन सी प्रोसेस रेडी क्यू में आएगी। ठीक है, फिर P1 प्रोसेस जो P1 प्रोसेस है 2 मिली सेकेंड पर सिस्टम में आई। P5 कब आई, 4 मिली सेकेंड पर, और P2 कब आई, 5 मिली सेकेंड पर। इस टाइप से मैंने इतना लिख कर रखा है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो पहली बात तो प्रिमिटिव है। नॉन प्रिमिटिव में हमने क्या किया था, जो भी प्रोसेस आई सिस्टम में सीपीयू उसको पूरा एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद वो टर्मिनेट होगी। लेकिन क्योंकि ये प्रिमिटिव का केस है तो प्रिमिटिव सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करते। ठीक है, अब इससे पहले हमने जब नॉन प्रिमिटिव केस देखा था एसजेएफ का, तो उसमें हमने क्या देखा था कि यदि 2 से ज्यादा प्रोसेस हमारे पास है, ठीक है, तो हम उसका बर्स्ट टाइम कंपेयर करेंगे। जिसका बर्स्ट टाइम कम रहेगा उसको सीपीयू देंगे। सेम इसमें भी ऐसे ही करना है कि जिसका बर्स्ट टाइम, क्योंकि है तो ये एसजेएफ है ना, भले ही प्रिमिटिव है लेकिन कौन सी है, एसजेएफ है। इसमें हम बर्स्ट टाइम भी चेक करेंगे और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी करेंगे। नॉन प्रिमिटिव एसजेएफ में क्या कर रहे थे, हम सिर्फ बर्स्ट टाइम चेक कर रहे थे, कब अराइव हो गई है सिस्टम में, बर्स्ट टाइम कंपेरिजन कर रहे थे और उसको सीपीयू एलोकेट कर दे रहे थे। लेकिन इसमें हमको 2 चीजें ध्यान रखना है, एक तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्योंकि प्रिमिटिव टाइप का है, और एसजेएफ है मींस शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट, मींस क्या देखेगा उसका बर्स्ट टाइम, उसके बर्स्ट टाइम को भी हमको कंपेयर करना है। 2 चीजें ध्यान में रखते हुए हम ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर हूँ, गेन चार्ट बहुत अच्छे से समझना, उसी से आपको सारी चीजें क्लियर होगी। ठीक है, ये तो बस ये फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करके हमको टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकालना है। मेन क्या है हमारा गेन चार्ट, इसको ध्यान से समझेंगे। देखो सबसे पहले 0 मिली सेकेंड पर मेरे पास कौन सी प्रोसेस आई, P4। कौन सी प्रोसेस अभी मेरे पास, ये वाली प्रोसेस है P4 वाली। ठीक है, अब P4 तो मैं अभी मेरे पास तो सिर्फ एक ही प्रोसेस है, रेडी क्यू में एक ही प्रोसेस है, तो मैं उसी को सीपीयू दे दूंगी। ठीक है, अब मैंने P4 को दिया सीपीयू। ठीक है, अब 1 मिली सेकेंड पर कौन एंटर हो गई, P3। ठीक है, अभी कितना चली P4, 1 मिली सेकेंड चली, कहां से 0। जब भी कोई नई प्रोसेस आती है, ठीक है, ये अराइवल टाइम देखना, जब भी कोई प्रोसेस रेडी क्यू में आ गई तो हमको वहां स्टॉप करके फिर चेक करना पड़ेगा कि किसका बर्स्ट टाइम कम है। ठीक है, अब देखो मैंने P4 को क्या किया, 1 मिली सेकेंड ही चलाया। जो P4 थी 3 थी और 1 मिली सेकेंड चल गई है, मतलब 1 मिली सेकेंड के लिए इसको सीपीयू मिल चुका है, तो इसका टाइम कितना बचा, 2। ये 1 मिली सेकेंड चल गई ना, तो 3 - 1 कितना बचा, 2 मिली सेकेंड टाइम बचा। अब क्योंकि मेरे सिस्टम में P3 भी आ गई है, पहले सिर्फ यही थी, अब कौन सी है, अब ये भी प्रोसेस मेरे सिस्टम में आ गई है। अब इसलिए मैं यहाँ पे स्टॉप हो गई और मैंने देखा कि जब 2 प्रोसेस मेरे सिस्टम में आई तो दोनों में से किसका बर्स्ट टाइम कम है, फिर से P4 का ही कम है, तो हम फिर से P4 को हम सीपीयू दे देंगे। फिर कितना चली है, 1 मिली सेकेंड के लिए चली, क्योंकि 2 मिली सेकेंड पर नई प्रोसेस आ गई इसलिए मैं यहाँ स्टॉप हो गई। और यहाँ फिर से मुझे चेक करना है, जब भी नई प्रोसेस आएगी मुझे स्टॉप होकर पहले चेक करना है कि क्या वही प्रोसेस मुझे कंटिन्यू करना है या कोई नई प्रोसेस को सीपीयू देना है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे, बर्स्ट टाइम, जिसका बर्स्ट टाइम कम रहेगा उसको हम सीपीयू दे देंगे। और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है, मतलब ऐसा नहीं कि जो प्रोसेस आएगी पूरा एग्जीक्यूशन होगा। यहाँ पर क्या होगा, जो हाई प्रायोरिटी के प्रोसेस या जिसका बर्स्ट टाइम कम है
ठीक है, तो उसकी प्रायोरिटी हाई हो जाएगी तो हमको उसको सीपीयू देना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो देखो पहले 0 से 1 मिली सेकेंड तक P4 मैंने चलाया और जैसी न्यू प्रोसेस आई मेरे सिस्टम में तो यहाँ पे स्टॉप होकर मैंने पहले चेक किया कि क्या मैं P4 को कंटिन्यू कर सकती हूँ या फिर जो नई प्रोसेस मेरे पास P3 नंबर की आई उसको मैं सीपीयू दे दूंगी। तो मैंने क्या देखा कि बर्स्ट टाइम तो किसका कम है, P4 का, इसलिए मैंने P4 को कंटिन्यू किया। ठीक है, अब देखो 2 मिली सेकेंड पे मेरे पास P1, अब मेरे पास P1 भी आ चुकी है। ठीक है, अब P1, P3, P4 मेरे पास 3 प्रोसेस आ गई है, इसलिए मैं अभी स्टॉप हो गई। अब मैंने चेक किया कि इन तीनों में से मैं किसको सीपीयू दूं। ठीक है, तो मैंने देखा कि सबसे कम किसका है, इसका 6 है बर्स्ट टाइम, इसका 8 है और इसका 1 है, इसलिए मैं क्या करूंगी फिर से P4 को ही सीपीयू दूंगी। ठीक है, तो P4 का सिर्फ कितना टाइम बचा हुआ है, 1 मिली सेकेंड का, तो ये 3 मिली सेकेंड पर कंप्लीट हो गई कौन, P1, और टर्मिनेट हो गई। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, ये पूरी प्रोसेस क्या हो गई, बाहर हो गई। अब इसको हम नहीं देखेंगे, अब जो बची प्रोसेस है मेरे पास उनको हम देखेंगे। ठीक है, अब देखो 3 मिली सेकेंड तक इसका P4 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे मैंने देखा कोई नई प्रोसेस आई क्या, नहीं, प्रोसेस कब आ रही है, 4 मिली सेकेंड पर। तो अब जितनी मेरे पास है इतने टाइम तक कौन कौन सी प्रोसेस है सिस्टम में, P4 तो पूरी चली गई, P3 है और P1 है। अब इन दोनों को कंपेयर करना है कि किसको मैं सीपीयू दूं। तो मैंने चेक किया P1 को और P3 को, तो इन दोनों में से बर्स्ट टाइम किसका कम है, P1 का, इसलिए मैंने P1 को सीपीयू दिया 1 मिली सेकेंड के लिए। ठीक है, क्योंकि 4 मिली सेकेंड पर P5 एंटर हो चुकी है, अब P5 भी सिस्टम में है, इसलिए इसको मैंने 1 मिली सेकेंड चलाया। अब मुझे चेक करना है क्या मुझे P1 को ही कंटिन्यू करना चाहिए या मेरे पास जितनी प्रोसेस रेडी क्यू में एंटर हो चुकी है। ठीक है, सिर्फ P2 जो है वो अभी एंटर नहीं हुई है। ठीक है, बाकी के सारे प्रोसेस एग्जीक्यूशन में है। तो अब इनमें से चेक करूंगी मैं P1, P3, देखो यहाँ P3, P1 और P5 में, इन तीनों में से मैं किसको सीपीयू दूं। तो मैं क्या चेक करूंगी, मेरे पास 3 प्रोसेस है, तो इन तीनों में से किसको सीपीयू दूंगी मैं, जिसका बर्स्ट टाइम कम रहेगा। ठीक है, P1, देखो P1, P3 और P5, इन तीनों में से बर्स्ट टाइम किसका कम है, P5 का। ठीक है, इसलिए मैं P5 को सीपीयू दे दूंगी 1 मिली सेकेंड के लिए। 1 मिली सेकेंड के लिए इसलिए क्योंकि अब कौन आ गया है, P2, और P2 भी सिस्टम में एंटर हो चुकी है। ठीक है, अब मैं किसको सीपीयू दूंगी, फिर से मैं चेक करूंगी, जब जब नई प्रोसेस अराइव होगी तब तक मुझे चेक करना है कि जो प्रोसेस अभी सिस्टम के पास है क्या मैं उसी को कंटिन्यू करूं या अनदर प्रोसेस सिस्टम को दूं। ये किसके थ्रू चेक करूंगी मैं, SJF, इसलिए बर्स्ट टाइम के थ्रू। क्लियर है। सॉरी, अब देखो यहां तक चल गए हम, अब यहां पर मैं स्टॉप हो गई। अब मैं चेक करूंगी मेरे पास कौन कौन सी प्रोसेस है, सारी प्रोसेस आ गई है अब तो रेडी क्यू में। ठीक है, अब इसमें से मैं चेक करूंगी किसको सीपीयू दूं। इसका 5 मिली सेकेंड टाइम है, बर्स्ट टाइम इसका 2 है, इसका 8 है और इसका 3 है, तो मैं किसको दूंगी, ऑब्वियसली P2 को दूंगी, क्योंकि SJF मतलब शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा उसको पहले सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा। तो मैं किसको दूंगी, P2 को। P2 का टाइम कितना है, 2 मिली सेकेंड, तो ये P2 कंप्लीट एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, अब ये दोनों प्रोसेस तो पूरी बाहर चली गई। इसके बाद किसको दूंगी मैं सीपीयू, इसका 5, इसका 8, इसका 3, तो P5 को दूंगी क्योंकि इसका टाइम कितना है, 3 मिली सेकेंड का, P5 को। अब P5 भी बाहर चली गई है पूरी, अब 2 ही प्रोसेस बची, P1 और P3, तो P1 को दूंगी। P1 का टाइम कितना है, 5, ये हो जाएगा 15। ठीक है, इसके बाद किसको दूंगी मैं सीपीयू, ये भी पूरी बाहर चली गई, अब एक ही बची है 8। ठीक है, तो 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 23। कौन सी प्रोसेस के लिए, P3 प्रोसेस के लिए। तो इस टाइप से हमको गैंट चार्ट बनाना है। ठीक है, अब इतना बनाने के बाद क्या करना पड़ेगा हमको, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकालना है।
ये बहुत जरूरी है गेंचर आना। इसके थ्रू देखा, इसी के थ्रू हम प्रोसेस को अच्छे से सॉल्व कर देंगे करेंगे। ठीक है, यदि गेंचर आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ तो ये जो प्रोसेस मैंने बताई गेम चार्ट में कि कब प्रोसेस आ रही है, ठीक है, कब उसको सीपीयू मिल रहा है, कब कॉन्टेक्ट स्विचिंग हो रही है, तो ये आप और एक बार देख लो अच्छे से ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, इसके बाद तो ये कोई भी सॉल्व कर सकता है, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। देखो अब इसको सॉल्व करेंगे। सारी प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम मतलब कब फिनिश हुई है वो, मतलब पूरा एग्जीक्यूशन उसका कब कंप्लीट हुआ। कंप्लीशन टाइम P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है, देखो ये P1 यहां खत्म हुई है 15 पर, P2 कब हुई है 7 पर, P3 तो पूरी लास्ट 23 तक हुई है, P4 3 पर फिनिश हो गई थी, P5 ये है 10 पर, माइनस अराइवल टाइम गिवन है कितना है 2 5 1 0 4 सॉरी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 15 माइनस 2 कितना हो गया 13, 7 माइनस 5 2, 22 3 6। इसको टोटल करके क्या करेंगे एवरेज निकालेंगे। सेम वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम कितना है 13 2 22 3 6। वर्स्ट टाइम कितना है 6 to 8 3 4। कैलकुलेट करेंगे 13 माइनस 6 8 0, 22 माइनस 8 14 0 2। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये कितना हो गया 22 24 है ना। 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा 24, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 प्लस 6 31 प्लस 2 33 33 प्लस 13 कितना हो जाएगा 46। और ये एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालेंगे 46 डिवाइड बाय 5 आएगा 9.2, और 23 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा, यहां हमने देखो 13.67 था आएगा है ना, हमने 8 लिख दिया था। ठीक है, अब कैलकुलेट करेंगे 23 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा 4.6। ठीक है, तो ये आया एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। तो ये था हमारा SRTF या SJF प्रिमिटिव। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। क्लियर है, पहले आप ये अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखना। ठीक है, जब आप खुद से करके देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।